आप सभी का स्वागत है महादेवास लॉ में। मैं एडवोकेट आशीष जोगी। आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं, हम पढ़ने जा रहे हैं कंपनी लॉ के बारे में। सबसे पहली बात मैं बता दूं भाई, इंट्रोडक्शन क्लास है कंपनी लॉ की, स्पेशली लॉ स्टूडेंट की जिनके एग्जाम वगैरह आने वाले हैं उनके लिए है ये, जो जुडिशरी वगैरह के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए भी है, और बाकी जो भी लॉ की नॉलेज लेना चाहते हैं स्पेशली कंपनी लॉ में उनके लिए ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो हम जो हमारी वीडियोस है उनमें हम पढ़ेंगे कंपनी लॉ के बारे में। तो जैसे आज इंट्रोडक्शन के बारे में बात है, तो सबसे पहले भाई कंपनी लॉ है क्या, मतलब सुनते हैं कि भाई कंपनी लॉ क्या है। तो मैं आपको एक चीज शॉर्ट में बताता हूँ। देखो भाई, जो भी कंपनी के अपने काम वाम होते हैं, ठीक है, वो सारे कंपनी लॉ के अंदर आते हैं कि भाई एक कंपनी कैसे बनेगी, फिर वो कंपनी रन कैसे करेगी, कौन कौन उसमें मेंबर होगा, ठीक है, किस किस को क्या क्या वो दिया जाएगा, ठीक है। तो इसके अंदर सब कुछ कंपनी लॉ का रोल प्ले करता है, क्योंकि जाहिर सी बात है यार, इंडिया में कितनी सारी कंपनीज है, तो उन कंपनीज पे कोई ना कोई ऐसा लॉ तो होना चाहिए ना जिससे पता लग सके कि भाई कंपनी कैसे रजिस्टर्ड होगी, कैसे वर्क करेगी, ठीक है, कब कंपनी को क्या चीज करनी चाहिए, कब क्या नहीं करनी चाहिए। तो ये सब की जरूरत है, तो इसलिए कंपनी लॉ एग्जिस्टेंस में आया। अब सीधा हम आते हैं मीनिंग के ऊपर। देखो भाई, अगर कंपनी लॉ के मीनिंग के बारे में बात करें, ठीक है, तो जो ये वर्ड है कंपनी, ये ड्राइव्ड किया गया लैटिन वर्ड से, ठीक है। जो लैटिन वर्ड है ये एक लैटिन वर्ड है, ठीक है, जिसका क्या है, जिसका मतलब है कम, COM, कम, जिसका मतलब है विद और टुगेदर, ठीक है। और एक है पेनिस वर्ड, पेनिस जिसका वर्ड है ब्रेड, ठीक है। ये जो पेनिस वर्ड है ये लैटिन वर्ड है। कौन सा वर्ड है? लैटिन वर्ड है, जिसका मतलब है ब्रेड, ठीक है। कम का मतलब विद और टुगेदर। तो मैं इसका एक मतलब बता दूं, देखो पहले टाइम में क्या चलता था, जब लोग ब्रेड से मतलब हो गया यहाँ से, जब लोग बैठकर खाना वाना खाते थे, ठीक है, तो ऐसे में क्या होता, सारे लोग बैठ के तब बात करते थे कि भाई हमें किस तरह से बिजनेस करना चाहिए, क्या क्या चीजें हमें करनी चाहिए। तो इन सारी चीजों पे ध्यान लो उस टाइम पर। एक मिनट। तो उन सारी चीजों पे लोग उस टाइम पे ध्यान देते थे कि भाई हमें एक साथ बैठना चाहिए, हमें एक साथ बैठ के एक बात करते थे कि भाई क्या बिजनेस करना चाहिए, क्या क्या नहीं करना चाहिए। तो यहां से अगर हम देखेंगे तो इसके अंदर कम का हो गया विद और टुगेदर, पेनिस का मतलब ब्रेड, ठीक है। तो लोग जब एक साथ बैठकर बात वगैरह करते थे तो उस टाइम पर ये रोल प्ले मेन करता था, ठीक है। तो इसी वर्ड से कंपनी वर्ड बना। ये चीज आपको समझ आ गई बिना किसी टेंशन के। अब आ जाइए दूसरे पॉइंट पे। देखो भाई, कंपनी है क्या, एक जनरल आम लैंग्वेज में पहले समझेंगे इसको, फिर बाद में देखेंगे कंपनी के मायने क्या इन्होंने लगा रखे हैं। देखो भाई, इसके अंदर अ ग्रुप ऑफ पर्सन, एक पर्सन का ग्रुप, एसोसिएटेड फॉर सेम सम कॉमन पर्पस, ठीक है। एक ग्रुप ऑफ पर्सन साथ में आता है किसके लिए, एक कॉमन पर्पस के लिए। बहुत सारे लोग एक साथ इकट्ठा हो रहे हैं किसके लिए, किसी एक कॉमन पर्पस के लिए। वो पर्पस क्या हो सकता है, वो पर्पस बिजनेस हो सकता है, स्पोर्ट्स हो सकता है, चैरिटी हो सकता है, रिसर्च हो सकता है, या फिर कुछ और एक्सेट्रा। मतलब वही है, बहुत सारे लोग एक जगह आके बैठ गए, ठीक है, बहुत सारे लोग एक जगह आ गए और वो एक कॉमन पर्पस के लिए काम कर रहे हैं। तो जैसे आप कंपनी में देखते होंगे भाई, एक ऑफिस है, सारे लोग आए उधर बैठ गए। मान लीजिए कोई कंस्ट्रक्शन का काम है तो वहां बैठकर वो उस चीज के बारे में डिस्कस करता है, या कोई गाड़ी बनाने का काम है, टाटा कंपनी है, तो वहां की भाई फैक्ट्री में लोग आएंगे, कंपनी में बैठेंगे और फिर वो अपना अपना काम करेंगे। तो वो ये जब बहुत सारे लोग, अ ग्रुप ऑफ पर्सन आ जाता है एक साथ और फिर वो कॉमन पर्पस के लिए काम करता है। गाड़ी बनाना सबका पर्पस है, तो कॉमन पर्पस के लिए काम कर रहे हैं। अगर हम टाटा की बात करें गाड़ी की, तो भाई उस पर्पस के लिए जब कई लोग आके बैठ जाते हैं तो वो होता है। लेकिन यहां पर एक है, क्या सिर्फ ये सब होने से कंपनी कह सकते हैं? नहीं। अगर इंडिया में आप हो तो इंडिया में आप कंपनी कब बोलोगे, जब वो रजिस्टर्ड हो जाएगी, इनकॉर्पोरेटेड हो जाएगी। किसके अंदर? इनकॉर्पोरेटेड या फिर रजिस्टर्ड हो जाएगी वो कंपनीज एक्ट के अंदर। अगर होगी तो उसको फिर हम लीगली तौर पे कंपनी मानेंगे। कहने को तो आप कंपनी किसी को भी कह दो, वो मैटर नहीं करता, लेकिन लीगली तौर पे आप कंपनी
कब मानेंगे, कब कंपनी बोलेंगे, जब वो रजिस्टर्ड हो जाएगी। जनरल सिंपल लैंग्वेज में मैंने आपको समझाया। बट अब सेकंड पॉइंट अगर देखेंगे, बट कंपनी मस्ट बी रजिस्टर्ड और इनकॉर्पोरेटेड अंडर द कंपनीज एक्ट। कंपनीज एक्ट के अंदर इनकॉर्पोरेटेड होना चाहिए वो कंपनी, तब कुछ उसको कंपनी का दर्जा दिया जाएगा। ठीक है। अब भाई अगर बात करें डेफिनेशन की, तो भाई सेक्शन 2 का सब क्लोज 20 उठा लो ना। अगर आपके पास बेयर एक्ट है, बेयर एक्ट में देख लो ना, सेक्शन 2 का सब क्लोज 20 के अंदर डेफिनेशन दे रखी है कंपनी की। सिंपल क्या बोलता है, अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट और अंडर एनी प्रोविजन ऑफ कंपनी लॉ। ठीक है। तो भाई कोई भी वो प्रीवियस कंपनी लॉ का वो था उसके अकॉर्डिंग, या फिर इसके अंदर इस एक्ट के हिसाब से अगर कोई भी इनकॉर्पोरेटेड होती है या रजिस्टर्ड होते हैं इस एक्ट के अंदर कोई भी कंपनी, ठीक है, तो उसको कंपनी एक्ट के अंदर रजिस्टर्ड कंपनी माना जाएगा, यानी कि उसको एक तरीके से लीगल कंपनी माना जाएगा, वैलिड लीगल कंपनी। ठीक है। इनवैलिड वैलिड भी हो सकती है भाई, इलीगल लीगल भी हो सकती है। तो अब लीगल कब माना जाएगा, जब वो रजिस्टर्ड हो जाएगी कंपनीज एक्ट के अंदर, जो सेक्शन 2 का सब क्लोज 20 बताता है, बात करता है इस बारे में। ये चीज आप लोगों को समझ आ गई। अब भाई देखो, मीनिंग और डेफिनेशन तो हमने देख ली। कोई भी मेरे हिसाब से किसी को भी कोई भी मीनिंग और डेफिनेशन में किसी भी तरह की दिक्कत नहीं आएगी। आप आराम से लिख दो ना, कोई एग्जाम्पल वगैरह भी देना हो, आप टाटा वाटा का कोई भी एग्जाम्पल डाल सकते हो जो आपके मन में आ रहा है। ठीक है। यहां तक आपको समझ आ गया। अब आ जाइए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कंपनी। देखो भाई, अगर आपके एग्जाम में कैरेक्टरिस्टिक पूछे या नेचर पूछे, दोनों में ही आपको यही आंसर लिखना है। लॉन्ग क्वेश्चन ये बन सकता है, मीनिंग का लॉन्ग क्वेश्चन नहीं, लेकिन हाँ लॉन्ग क्वेश्चन में मीनिंग ऑफ कंपनी एंड डिसाइड दी एंड एक्सप्लेन दी आपका नेचर या फिर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कंपनी, ये आ सकता है। इस चीज का आपको ध्यान रखना है एग्जाम में आपके। ठीक है। तो भाई अब इसको करेंगे फटाफट से। देखिए, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंपनी एंड नेचर ऑफ कॉर्पोरेट फॉर्म। ठीक है। तो अब इसका क्या है भाई, देखो सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक क्या है कंपनी का, इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन। तो भाई सिंपल सी मैं एक इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन के बारे में आपको बात बता दूं। देखो भाई, आमतौर पे यह कंपनी जो है वो रजिस्टर्ड होनी चाहिए, इनकॉर्पोरेटेड या फिर रजिस्टर्ड होनी चाहिए। अगर वो नहीं है तो फिर वो कंपनी के दायरे में नहीं आएगा। जो हमने ऊपर पढ़ा था उस चीज के बारे में वो हम पढ़ेंगे। ठीक है। अ कंपनी मस्ट बी रजिस्टर्ड और इनकॉर्पोरेटेड अंडर द कंपनी एक्ट। पहला पॉइंट तो भाई आप ये लिख लो ना कि भाई इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन जो है वो इनकॉर्पोरेटेड होना चाहिए। एसोसिएशन जो है वो इनकॉर्पोरेटेड होना चाहिए किसके अंदर, कंपनीज एक्ट के अंदर। अ कंपनी मस्ट बी रजिस्टर्ड और इनकॉर्पोरेटेड अंडर द कंपनीज एक्ट। एक तो पहला ये हो गया। दूसरा क्या हो गया, इट इज कंपलसरी फॉर ऑल एसोसिएशन। देखो भाई, कोई भी आप लगा लो, एसोसिएशन लगा लो कोई भी, ठीक है, कोई भी आप फॉर्म लगा लो, कुछ भी लगा लो, 50 से ज्यादा अगर मेंबर हैं उसको रजिस्टर्ड कंपनीज एक्ट के अंदर कराना पड़ेगा। इस चीज को ध्यान रखना। वही हम यहाँ पर पढ़ेंगे और वही हम यहाँ पर देखेंगे। देखो सिंपल बोल रहा है, इट इज कंपलसरी फॉर ऑल एसोसिएशन और पार्टनरशिप फॉर्म। कोई भी पार्टनरशिप फॉर्म है या कोई भी एसोसिएशन है अबव 50 मेंबर्स, जिसके 50 से ज्यादा मेंबर है, मस्ट बी रजिस्टर्ड, उसको रजिस्टर्ड होना चाहिए अंडर दी कंपनीज एक्ट। कंपनीज एक्ट के अंदर रजिस्टर्ड वो होगी। ठीक है। पर ये जो 50 मेंबर वाला फॉर्मूला है ये कोई स्पेशल एक्ट है या फिर कोई हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली है, उसमें नहीं होगा। अब हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में, अब तो खैर आज के टाइम में अनडिवाइडेड फैमिली आपको कम मिलेगी, ज्यादा डिवाइडेड है, लेकिन पहले टाइम में जो खानदान में भाई बहुत सारे लोग होते थे तो कई बार 50 से भी अब हो जाते थे, तो उनको कंपनीज बनाने की जरूरत नहीं अगर वो कोई बिजनेस कर रहे हैं। लेकिन तो इसमें वो अप्लाई नहीं होता, इस चीज को ध्यान रखना। डू नॉट अप्लाई टू स्पेशल एक्ट और हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली जो है उस पर ये वाला 50 वाला मेंबर वाला कॉन्सेप्ट वो नहीं होता। ठीक है, अप्लाई। अब आ जाइए आर्टिफिशियल लीगल पर्सन पे। ठीक है। देखो भाई, यहाँ पे हमने कैरेक्टर स्केच कर लिए। एक मिनट रुकना जरा। देखिए यहाँ पे इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन के बारे में हमने पढ़ लिया। अब सेकंड वाला जो है वो आर्टिफिशियल लीगल पर्सन। देखो भाई, नेचर और कैरेक्टरिस्टिक्स से मतलब क्या, कैरेक्टरिस्टिक्स से मतलब है कि भाई कंपनी कैसी होनी चाहिए, क्या क्या कंपनी में चीजें होती हैं जिसमें हम उसको कंपनी कह सके।
तो सबसे पहला पॉइंट हमने पढ़ लिया इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन के भैया रजिस्टर्ड होना चाहिए, इनकॉर्पोरेटेड होनी चाहिए किसके अंदर, कंपनीज एक्ट के अंदर, तभी फायदा वरना फिर बेकार है। पहली चीज आ गई। अब दूसरी चीज पे आ जाइए, आर्टिफिशियल लीगल पर्सन। जो कंपनी होता है ना वो एक आर्टिफिशियल लीगल पर्सन होता है। आर्टिफिशियल मतलब जो जिसको बनाया गया है, नेचुरल नहीं बना, बट आर्टिफिशियल लीगल पर्सन। वर्ड ध्यान रखना, लीगैलिटी पे आ गया, अभी लीगल पर्सन की बात कर रहा है, तो इसमें पढ़ लेते हैं भाई, ठीक है। अ कंपनी इज एन लीगल पर्सन। जो कंपनी जो है वो एक लीगल पर्सन है, हाँ भाई ठीक है। कंपनी एक लीगल आइडेंटिटी होती है, ध्यान रखना, ठीक है। कोई भी कंपनी लो भाई, उसकी अपनी लीगैलिटी अगर रजिस्टर्ड है वो कंपनीज एक्ट के अंदर, ठीक है। अब कंपनी कैसे क्रिएट होती है, क्रिएटेड बाय लॉ। भाई जाहिर सी बात है, जो कंपनीज एक्ट है वो क्या है, वो एक एक्ट है, एक लॉ है, उसके अंदर ही तो रजिस्टर्ड कर रहे हो, तभी तो वो कंपनी एक बन रही है लीगल तौर पे, ठीक है। तो इसके अंदर क्या कह रहा है, इट इज क्रिएटेड बाय लॉ, ओनली कैन डिसॉल्व इट, ठीक है। लॉ ही इसको डिसॉल्व कर सकता है और लॉ ही इसको क्रिएट कर सकता है। कंपनी भाई लीगली तौर पे तो आप डिसॉल्व कराओगे, ऐसे थोड़ी आपने बोल दिया भाई आज कंपनी बंद कर दो और कंपनी डिसॉल्व हो जाएगी, नहीं। आपको लीगली तौर पे जो जो कंडीशन, टर्म्स वगैरह जो हम पढ़ेंगे आगे, ठीक है, जो भी इसके अंदर एक्सप्लेन रूल्स कर रखे हैं उसके अकॉर्डिंग ही डिसॉल्व करेंगे। तो वो उसे कर कौन रहा है, लॉ ही तो कर रहा है, लॉ के अकॉर्डिंग ही हम उसको बना रहे हैं और लॉ के अकॉर्डिंग हम उसको डिसॉल्व कर रहे हैं, आर्टिफिशियल लीगल पर्सन के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। अब जो ये आर्टिफिशियल लीगल पर्सन है, इसको हम देख सकते हैं, कंपनी को हम देख सकते हैं। आर्टिफिशियल जो लीगल पर्सन है हम नहीं देख सकते उसको, आर्टिफिशियल लीगल पर्सन को, ठीक है। इट इज इनविजिबल, इंटेंजिबल, एग्जिस्ट ओनली इन आई ऑफ द लॉ। भाई कानून की नजरों में तो रजिस्टर्ड करा है, लॉफुली है, तो आई ऑफ द लॉ में तो कंपनी है, लेकिन वैसे आप देख सकते हो, नहीं देख सकते। भाई आर्टिफिशियल लीगल पर्सन में कह दूं कि कंपनी है, आप उसे देख सकते हो पर्सन को, भाई आर्टिफिशियली हम उसको नहीं देख सकते, लेकिन लॉ के पॉइंट ऑफ व्यू से उसको हम देख सकते हैं, क्योंकि रजिस्टर्ड तो लॉ में ही हुआ है ना, ठीक है। अब आ जाइए अगले पॉइंट पे, इट में सेल, भाई सेल कर सकते हो, ठीक है। प्रॉपर्टी खरीद सकते हो, सही बात है भाई, कंपनी के लिए प्रॉपर्टी वगैरह लॉफुली हम परचेज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट, सही है भाई, कंपनीज के कई सारे कॉन्ट्रैक्ट होता है, हम इतने आए दिन सुनते रहते हैं, इस कंपनी ने फला से कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, तो वो लीगल आर्टिफिशियली फिशरी जो लीगल पर्सन है, आर्टिफिशियल जो लीगल पर्सन है, उसी क्या है उस पर व्याप होता है। लेकिन हाँ, ये हम कह सकते हैं कि थ्रू नेचुरल पर्सन, मैं आप या उसके जो जितने भी डायरेक्टर्स वगैरह, उनके अकॉर्डिंग ही डिसीजन सारे लिए जाते हैं, लेकिन लीगल एंटिटी अलग है, कैसे वो हम आगे पढ़ेंगे कंपनी की, ठीक है। इट कैन स्यू और कैन बी स्यूड बाय पर्सन, जाहिर सी बात है, कंपनी भाई किसी पे केस भी आर्टिफिशियली, क्योंकि आपने अगर आर्टिफिशियल का अगर हम बात करें तो आपने अगर देखा होगा कोर्ट्स वगैरह में, तो एमएस करके कंपनी का नाम आगे लिखा रहता है, पर्सन का नाम नहीं आता, वो फिर बाद में आता है कि भाई डायरेक्टर है, प्रोपराइटर है, वो बात की बात है। तो इसलिए ये कह रहा है वो भाई केस भी कर सकता है और उन पर भी केस किया जा सकता है अदर पर्सन पे, भाई ठीक है, ये भी समझते हैं। इट में बी फाइंड फॉर कॉन्ट्रावेंशन ऑफ प्रोविजन ऑफ द कंपनीज एक्ट, अगर कंपनीज एक्ट की कोई बात फॉलो नहीं कर रहे, उसको ब्रीच कर दिया, तो हमारे ऊपर कोर्ट द्वारा फाइन लगाया जा सकता है, जाहिर सी बात है, इसमें कोई वही नहीं है, ठीक है। देयरफॉर इट कैन नॉट बी, हाँ। अब भाई ये जो आर्टिफिशियल लीगल पर्सन है, ये कंपनी है, हमने अपने माइंड में सेट कर लिया कंपनी को, हमने उसको एक पर्सन की तरह बना दिया, लीगल आर्टिफिशियल लीगल पर्सन को, ठीक है। क्या वो शादी कर सकता है, नहीं कर सकता भाई, हम सारे लोग मिले, हम सब लोगों ने भाई ये कंपनी बनाई, अब वो कंपनी बन गई, ठीक है। अब हम इंडिविजुअल है, ये कंपनी है हमारी, तो ये हमने आर्टिफिशियल पर्सन की तरह इसको हमने ले लिया, ठीक है। अब ये क्या जो कंपनी है वो शादी वगैरह कर सकती है, नहीं कर सकती, डाइवोर्स वगैरह कर सकते हैं, नहीं, लेकिन केस कर सकते हैं, हाँ। अगर हम किसी पे केस करना चाहें तो हम कंपनी के बिहाफ पे ही केस करेंगे, और हमारे ऊपर कोई करेगा तो हमारे इंडिविजुअल पे नहीं करेगा, वो भी कंपनी पे ही करेगा, समझ गए ये बात। अगर हम कंपनी को जैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये आ गया, चलो ये वाला पॉइंट भी। और ना ही इस पर्सन को, आर्टिफिशियल लीगल पर्सन को आप जेल में भेज सकते हो, कंपनी को उठा के जेल में भेज दोगे, नहीं। जो कंपनी इसके रिस्पॉन्सिबिलिटीज जिन पे हैं उनको आप जेल भेज सकते हो। ये हो गया हमारे पॉइंट क्लियर, आर्टिफिशियल लीगल पर्सन। अब आ जाइए सेपरेट लीगल एंटिटी।
कंपनी की अपनी सेपरेट लीगल एंटिटी है, सही बात है भाई। मैं टाटा में काम कर रहा हूं, आप मान लीजिए आप कोई और मारुति में काम कर रहे हैं, ठीक है, सुजुकी में आप काम कर रहे हैं, मैं टाटा में काम कर रहा हूं, तो भाई इसके अंदर जो है आइडेंटिटी तो कंपनी की तो अलग है ना, मेरी अलग है, कंपनी की अलग है, लेकिन मैं कंपनी में काम कर रहा हूं, तो सेपरेट लीगल एंटिटी होगी कंपनी की, मेरी नहीं है। मेरी तो अपनी इंडिविजुअल लेवल पे है, लेकिन सेपरेट वो है, ठीक है। अब क्या बात करता है ये, कंपनी इज अ सेपरेट लीगल एंटिटी इन द आइज ऑफ लॉ। आइज ऑफ लॉ यानी कि कानून के हिसाब से कंपनी की अपनी अलग एक आइडेंटिटी है, ठीक है, वो एज ए इंडिविजुअल नहीं देखेगा हर एक को। इट कैन बी सीव्ड नॉट ओनली बाय आउटसाइडर बट बाय इट्स ओन मेंबर। भाई जाहिर सी बात है, ठीक है, इन दोनों में फर्क है, कंफ्यूज मत होना। यहाँ आर्टिफिशियल लीगल पर्सन की बात कर रहा है और यहाँ सेपरेट लीगल एंटिटी की बात कर रहा है। यहाँ पे हमने इमेजिन कर लिया आर्टिफिशियल लीगल पर्सन है, हमने उसके बारे में बात करा, लेकिन यहाँ पर हमने बिल्कुल अलग ही कर दिया उसको, दोनों में फर्क है। हमने बोला लीगल एंटिटी वो है एंटिटी। अब एक केस लॉ है सैलमन वर्सेस सैलमन एंड कंपनी लिमिटेड। देखो भाई, इसको मैं शॉर्ट में, इसमें मैंने ज्यादा इधर लिखा नहीं है, तो इधर बस केस को ध्यान में रख लेना। क्या होता है, देखो एक पर्सन होता है सैलमन, वो भाई साहब क्या करते हैं, वो अपना जो बिजनेस है उसको अपने वो सेल आउट कर देते हैं, अपना वो बिजनेस अलग कर देते हैं खुद से, वो चलाते हैं कंपनीज, एक कंपनी बना के उसको वो चला रहे हैं। अब उसमें कौन कौन हो गया, उनकी वाइफ हो गई, वो हो गए, और उनके बच्चे वगैरह हो गए, तो सब में वो इक्वली शेयर वगैरह सबको एक एक दे देते हैं, बाकी अपने पास, बाकी बचे हुए वो शेयर अपने पास रखते हैं, ठीक है, सब में एक एक बांट दिया और अपने पास रख लिया। बिजनेस शुरू हो जाता है, काम चलने लगता है। एक साल बाद क्या होता है भाई, कंपनी की ऐसी स्थिति आ जाती है कि बोला जाता है ये कंपनी वाइंडिंग अप हो जाएगा, वाइंडिंग अप मतलब अब इसको बंद कर देंगे। अब ऐसे में क्या होता है, ऐसे में ये होता है, ये जो भाई साहब होते हैं ना, इनका डिवेंचर्स इन्होंने दिए होते हैं, ठीक है, डिवेंचर मतलब इन्होंने खुद भी इन्वेस्ट कंपनी में करा होता है। तो ऐसे में क्या होता है कि भाई ये बात आती है कि भाई इनकी, अब ये कहते हैं भाई मेरे इतने डिवेंचर्स है तो मेरे को तो वापसी पैसा मिलना चाहिए, क्योंकि देखो क्या होता है, जो कंपनी के एसेट्स होते हैं ना, उस पे किसका हक है, क्योंकि भाई कंपनी बंद हो गई। अब भाई कंपनियों में एसेट्स भी तो होंगे, बहुत सारे मशीन वगैरह होंगी, 10 तरीके की चीजें होंगी, तो भाई अगर आप उनको उनको कौन लेगा अब, तो इस पर बात चलती है। तो जो अनसिक्योर्ड वो थे क्रेडिटर, ठीक है, वो बोलते हैं कि भाई ये जो है हम अपने पास रखेंगे, लेकिन वो कहता है सैलमन जो है ये भाई साहब, ये कहते नहीं भाई मेरे पास रहेगा, वो कहते नहीं कंपनी तो आपकी, हम तो आपको नहीं देंगे, कंपनी तो आपकी है ना, आप कैसे ले लोगे, आपने तो भाई प्रॉफिट वगैरह भी लिया है, आप तो भाई नहीं कर सकते क्लेम ऐसे। तो ये चले जाते हैं फिर दोनों कोर्ट के अंदर कि भाई कितना किसको मिलना चाहिए, किसका किसको नहीं। फिर भी मैं एक बार आपको नॉलेज के लिए आपको वो बता देता हूँ थोड़े से फैक्ट। देखो भाई क्या होता है, कंपनी का जब वाइंडिंग अप हो जाता है, इनकी ये अपनी वाइफ को शेयर देते हैं, एक अपनी बेटी को देते हैं और 4 अपने बेटों को शेयर दे देते हैं, ये एक 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 एक, बाकी बचे हुए ये अपने पास रख लेते हैं, ठीक है। 1 साल बाद जो कंपनी है वो इंसॉल्वेंट हो जाती है और वाइंडिंग अप कंपनी का हो जाता है, जिसमें जो कंपनी के एसेट्स हैं वो 6000 एसेट्स होते हैं, ठीक है, बट जो कंपनी की लाइबिलिटीज होती है वो 17000 होती है। 6000 के तो एसेट्स हो गए, लेकिन कंपनी की लाइबिलिटी 17000 की हो जाती है, 17000 की, जिसमें से 10000 तो इन भाई साहब के होते हैं, ठीक है, लेकिन जो 7000 है वो अनसिक्योर्ड क्रेडिटर के होते हैं। 7000 भाई 17000 की लाइबिलिटी है, भाई आपको 17000 देने हैं, लेकिन 6000 ही उसमें बचे एसेट्स। अब 6000 एसेट्स बचे, 17000 की लाइबिलिटी, और ऐसे में 10 उनको लेने हैं इन भाई साहब को। अब इन अनसिक्योर्ड वाले आ जाते हैं, वो कहते हैं भैया 7000 की हमारी है, हमें दो, तो ये दोनों कोर्ट चले जाते हैं। तो कोर्ट बोलता है हाँ जी बताओ इन्हें क्यों ना दे, इन भाई साहब को। तो अनसिक्योर्ड जो वो होते हैं क्रेडिटर, वो बोलते हैं जी इन्हें इसलिए मत दो क्योंकि ये तो इनका ही बिजनेस है, ये तो कंपनी चला रहे हैं, तो ये तो मालिक है और सबसे ज्यादा शेयर इन पे है,
तो इनको दो। तो कोर्ट ऐसे में बोलता है नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। इसके पीछे रीजन क्या है? इसके पीछे रीजन ये, क्योंकि कंपनी की अपनी सेपरेट लीगल एंटिटी है, कंपनी अपना फ्री है, कंपनी वो कंपनी में काम कर रहा है, वो चला रहा है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि वो उसको उसका अधिकार नहीं दिया जाएगा। वो अलग, उसकी अपनी आइडेंटिटी है और कंपनी की अपनी अलग आइडेंटिटी है। तो इसलिए कंपनी ने ये बोला, क्योंकि भैया 10,000 जो थे उसके डिबेंचर्स थे, तो वो उसको वापसी देने पड़ेंगे, आपके मिले ना मिले वो बात की बात है, लेकिन पहला राइट इन भाई साहब का बनता है, सैलमन भाई साहब का। ये चीज आपको समझ आ गई। ऐसी ली एंड ली फार्मिंग लिमिटेड में हुआ था। इनका भी भाई साहब क्या था, ज्यादातर शेयर होल्डर जो थे, शेयर्स थे इन्हीं भाई साहब के थे, कुछ इधर उधर इक्का दुक्का मतलब इधर उधर थे, बाकी इन भाई साहब के थे। लेकिन क्या होता है, इन भाई साहब को हो जाता है एक्सीडेंट। ये जो ली वर्सेस लीज फ्रेमिंग लिमिटेड है, ये इनका अपना प्लेन होता है भाई साहब, प्लेन से जा रहे होते हैं, बट काम ही इनका अपना ही कंपनी के काम के पर्पज से, और ड्यूरिंग उसमें क्रैश वगैरह जो भी होता है ये भाई साहब एक्सपायर कर जाते हैं जो लिए। अब ऐसे में क्या होता है, जब ये भाई साहब एक्सपायर कर जाते हैं तो इनकी वाइफ वही कंपनसेशन मांगती है कि भैया वो जब वो वर्क कर रहे थे उस टाइम पे वो एक्सपायर कर गए, तो मेरे को कंपनसेशन दो। तो यहाँ पर जो वो होते हैं बाकी अदर्स, वो मना कर देते हैं कि भाई इनका कोई भी राइट नहीं बनता, क्योंकि सबसे ज्यादा शेयर होल्डर्स तो यही थे, सबसे ज्यादा शेयर्स इन पे थे, तो एक तरह की ये मालिक हो गए, बट फिर वो नहीं बनता। और यहाँ पर फिर मास्टर सर्वेंट वाला वो रिलेशन का हवाला देते हैं। लेकिन यहाँ क्या होता है, वो एज अ एम्प्लॉय भी काम कर रहे हैं, वो उस कंपनी में एज अ एम्प्लॉय भी काम कर रहे हैं। तो कोर्ट ने बोला कि एज अ एम्प्लॉय उनका राइट बनता है कंपनसेशन लेने का इन ली भाई साहब का। क्यों? क्योंकि जो कंपनी है वो एक सेपरेट लीगल एंटिटी है, इन पे कितने शेयर हैं क्या है वो मैटर नहीं करता। इनको एज अ एम्प्लॉय वहां पर काम कर रहे थे, ये जो प्लेन उड़ाकर गए थे, ये जो जा रहे थे एज अ एम्प्लॉय जा रहे थे, तो वो जो भी बीच में हुआ, जो ये एक्सपायर हुए, ये एज अ एम्प्लॉय एक्सपायर हुआ, तो इनकी पूरी लाइबिलिटी बनती है कंपनसेशन लेने की। तो यहां भी हमने सेपरेट लीगल एंटिटी का एग्जांपल देखा। इतना समझ आ गया उसका? ठीक है। अब आ जाइए परपेचुअल एग्जिस्टेंस, जो हमारा फोर्थ पॉइंट है। परपेचुअल एग्जिस्टेंस का मतलब क्या है भाई? देखो, परपेचुअल एग्जिस्टेंस का मतलब परमानेंट एग्जिस्टेंस। भाई कंपनी है, कंपनी चल रही है अच्छी खासी, अब उसके शेयर होल्डर मर जाए, उसका डायरेक्टर मर जाए। अब टाटा कंपनी थी, मतलब है भी वर्किंग, अच्छा खासा कर रही है, टाटा है, रतन टाटा साहब एक्सपायर हो गए, इसका मतलब थोड़ी कंपनी बंद हो गई? नहीं, कंपनी का एग्जिस्टेंस जो है वो परमानेंट है, कंपनी अपना वर्क कर रही है, बढ़िया कर रही है। विजय माल्या है, वो फ्रॉड उन्होंने करा जैसा भी जो था, ठीक है, वो चले गए, इसका मतलब थोड़ी कि क्योंकि फिशर वगैरह बंद हो गई, नहीं, अब भी वर्क में, अब भी कंपनी काम कर रही है। तो इसमें क्या है, उसका परपेचुअल यानी कि परमानेंट एग्जिस्टेंस है। परपेचुअल एग्जिस्टेंस का मतलब ये है। तो इसमें आ जाइए, लाइफ ऑफ कंपनी डज नॉट डिपेंड अपॉन दी डेथ, इंसॉल्वेंसी और रिटायरमेंट ऑफ एनी शेयर होल्डर। भाई कोई शेयर होल्डर वगैरह, चाहे वो रिटायरमेंट हो जाए, उसकी डेथ हो जाए, इंसॉल्वेंसी हो जाए, क्या इसके बाद कंपनी बंद हो जाती है? नहीं, कंपनी अपना रन करती है, काम करती रहती है। चाहे वो सेम ही हरकत डायरेक्टर्स के साथ हो जाए, सेम ही चीज, तब भी कंपनी बंद नहीं होगी। इट इज क्रिएटेड बाय लॉ। भाई कंपनी क्रिएटेड कैसे करी जाती है? बाय लॉ। और उसका वाइंड अप कैसे होगा, एंड कैसे होगा, वो भी बाय लॉ होगा। तो इसीलिए यही कह रहा है, इट इज क्रिएटेड बाय लॉ एंड लॉ अलोन कैन वाइंड अप अ कंपनी। लॉ खुद ही अकेला ही कंपनी बंद कर सकता है। जाहिर सी बात है, ये भी समझ आ गया। चलिए ठीक है, अब आ जाइए इधर। मेंबर्स जो है, मेंबर्स में कम एंड गो, बट द कंपनी कैन गो ऑन फॉर एवर। भाई देखो, मेंबर्स जो है, जैसे आप भी सुनते होंगे, भाई आज इस कंपनी में काम कर रहा था, कर फला कंपनी में काम कर रहा था, अब इसमें चला गया। तो जो बंदा एक कंपनी में गया, उस कंपनी से अब दूसरी में गया, तो इसका मतलब थोड़ी पहले वाली कंपनी बंद हो गई है, वो काम ही नहीं कर रही है, ऐसा नहीं है। तो वो यही कह रहा है, चाहे मेंबर हो, शेयर होल्डर हो, कोई भी हो, भाई आओगे जाओगे, आओगे जाओगे, पर कंपनी बंद नहीं होगी, कंपनी अपना वर्क प्रॉपरली करती रहेगी। ठीक है।
अब ये जो भाई साहब है, ये ग्रोवर एलसीबी जो भाई साहब है, वो अपनी बुक में क्या लिखते हैं वो आप लिख दो ना, एक एग्जाम्पल, अगर एग्जाम में आपको लिखना है, काफी ज्यादा थोड़ा इंटरेस्टिंग हो जाएगा, बस यही है भाई, ठीक है। वो ये लिखते हैं, ड्यूरिंग दी वॉर ऑल द मेंबर ऑफ वन प्राइवेट कंपनी while in general meeting were killed by a bomb but the company survived, not even a hydrogen bomb couldn't destroy it। देखो भाई वो कह रहे हैं, एक कुछ भाई साहब मीटिंग में एक बैठे हुए थे, कंपनी के कुछ बंदे बैठ के अपना मीटिंग कर रहे थे, किसी ने हाइड्रोजन बम फोड़ दिया, वो सब मर गए, तो क्या कंपनी खत्म हो गई? क्या नहीं हुई, कंपनी अपने एग्जिस्टेंस में रही। आपको डालना है डाल देना, मेरे क्योंकि लाइन इजी थी तो मैंने कहा एक बार बता दूंगा, अगर आपको लगेगा तो डाल दो ना। ये चीज समझ आ गई आपको? चलिए अब आ जाइए फिफ्थ पॉइंट पे। फिफ्थ पॉइंट क्या कहता है? ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर, शेयर का ट्रांसफर होना। भाई जाहिर सी बात है, कंपनी होगी, ये कैरेक्टरिस्टिक्स है, एक कैरेक्टर स्केच है इसका कंपनी का। क्या होता है? ट्रांसफर ऑफ शेयर होता है। अब वो पढ़ते हैं क्या होता है, देखिए। इन अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी द शेयर्स आर फ्रीली ट्रांसफर्ड विदाउट सीकिंग एनी परमिशन फ्रॉम द कंपनी। जो पब्लिक लिमिटेड कंपनीज होती हैं, जैसे आपने सुना होगा प्राइवेट लिमिटेड होते हैं, पब्लिक लिमिटेड होते हैं, वो हम बाद में देखेंगे डिफरेंस वगैरह। तो जो पब्लिक लिमिटेड कंपनीज होते हैं उनमें जो शेयर है, शेयर होल्डर फ्रीली ट्रांसफर कर सकता है, कोई इसको दिक्कत नहीं होती। लेकिन प्राइवेट लिमिटेड में कुछ रिस्ट्रिक्शंस रहते हैं ट्रांसफर करने पर शेयर के। ये चीज समझ आ गई भाई? ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर। अब भाई कोई कंपनी में शेयर परचेस कर लिए, किसी पर्सन ने, मान लीजिए ए ने शेयर परचेस कर लिए, तो उसकी मर्जी भी तो होती है, वो कभी भी बेच सकता है, खरीद सकता है। तो वो यही बात कह रहा है कि भाई पब्लिक लिमिटेड कंपनी में आप फ्रीली कर सकते हो, कर आप प्राइवेट लिमिटेड में भी सकते हो, लेकिन कुछ रिस्ट्रिक्शंस होते हैं थोड़े बहुत, ठीक है। ये चीज समझ आ गई? अब आ जाओ कॉमन सील, जो इसका सिक्स्थ कैरेक्टर स्केच है। देखो कॉमन सील से मतलब क्या है? कॉमन सील से मतलब है, मान लीजिए भाई बहुत सारे डायरेक्टर है कंपनी के और बहुत सारे शेयर होल्डर्स भी है, एम्प्लॉयज भी है। तो ऐसे में क्या है कि भाई कंपनी पे अगर कोई डिसीजन लेना है तो इसमें तो अगर सबके साइन चाहिए होंगे, काफी ज्यादा दिक्कत। भाई किस किस से क्या क्या साइन कराओगे? मान लो भाई 1000 बंदे से आप बार बार थोड़ी साइन कराओगे। तो ऐसे में कंपनीज एक्ट कहता है कि भाई आपके पास ऑप्शन है, आप एक कॉमन सील भी ले सकते हो, कि एक तरह के साइन होते हैं, ठीक है, जो हर जगह आप मार दीजिए, आपको कोई एक सील की तरह, आपको फिर किसी और ऑर्डर उसकी साइन वाइन की अथॉरिटी की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप सीधा उसी को मारते रहिए, जो भी डिसीजन ले रहे हैं कंपनी, आप सीधा कंपनी के नाम की वो सील लगाइए, वो सिग्नेचर भी हो सकता है, ठीक है। तो वो उसको एज अ परमिशन मान लिया जाएगा, कोई भी दिक्कत नहीं है, क्योंकि इतने सारे मेंबर्स से अगर आप साइन कराने लग गए, डायरेक्टर्स से साइन कराने लग गए, कौन सा डायरेक्टर पता नहीं कहाँ बैठा, मान लीजिए पूरे इंडिया में बिजनेस फैला हुआ है, तो वो काफी ज्यादा दिक्कत कर जाएगा। तो इसमें ये क्या कहता था, कंपनीज एक्ट 2015 में मेड अ कॉमन सील ऑप्शनल। जो ये कॉमन सील का कॉन्सेप्ट है, ये ऑप्शनल है, आपकी मर्जी है, करो नहीं करना, फिर भाई वो साइन वाइन से जो आपको करना है करो। इट इज बेटर टू हैव कॉमन सील एज एन ऑफिशियल सिग्नेचर टू बी एफिक्स्ड ऑन ईच एंड एवरी डॉक्यूमेंट। वही जो मैंने बात बताई भाई, काफी ज्यादा बेटर है और कोई टेंशन बाजी नहीं है, सीधा वही सील लगा दो। अकॉर्डिंग सेक्शन 12 ऑफ कंपनीज एक्ट, in case a company does not have a common seal, authentication under this section may be done by two director or by a director and the company secretary। देखो भाई ऑथेंटिकेशन का क्या है कि भाई उस पर साइन वाइन करना, अगर मान लीजिए भाई आपने कॉमन सील का कॉन्सेप्ट ले लिया तो ठीक है, अगर नहीं लिया तो भाई या तो दो डायरेक्टर होने चाहिए, या फिर डायरेक्टर, या फिर कंपनी का सेक्रेटरी। लेकिन सेक्रेटरी तब हो जब कंपनी ने उस सेक्रेटरी को खुद ही अपॉइंट करा हो, तब कुछ फायदा है, वरना नहीं है, ठीक है भाई। तो ये सारी चीज तो मैं फिर भी एक बार रिवाइज कर देता हूँ शॉर्ट में, ठीक है। देखो भाई सबसे पहले हमने डेफिनेशन पढ़ी, हमारी तरफ से कैरेक्टर स्केच कंप्लीट हो गया है। नेचर पूछ ले, कैरेक्टरिस्टिक पूछ ले, यही सारी चीजें लिखने जो मैंने आपको बताया। केस लो आपका रेफरेंस कर दिया, फटाफट से 5 मिनट में बस हम रिवाइज कर लेते हैं ताकि आपकी रिमेंबर हो जाए। देखो भाई सबसे पहले हमने पढ़ा मीनिंग ऑफ कंपनी। मीनिंग ऑफ कंपनी क्या, जो ये वर्ड है भाई, ये जो है वर्ड, ये ड्राइव किया गया लैटिन वर्ड से, जो दो वर्ड जोड़ के बना। क्या क्या वर्ड है? कम और पेनिस। कम का मतलब है विद और टुगेदर, के आओ साथ बैठ के बात करनी है, ठीक है।
ब्रेड से मतलब रोटी से हो गया कि भाई जब वो साथ बैठ के खाते होंगे तब वो इस पर बात करते होंगे कि भाई हमें एसोसिएशन, एक कंपनी बनानी है, हमें बिजनेस खोलना है, हमें ये करना है वो करना है, ठीक है। तो उन चीजों को देखते हुए ये वर्ड आया कंपनी एग्जिस्टेंस में, ठीक है। अब कंपनी को अगर सिंपल लैंग्वेज में हम समझे तो किस उससे समझ सकते हैं, देखो भाई, अ ग्रुप ऑफ पर्सन एसोसिएशन फॉर सम कॉमन पर्पस। ग्रुप ऑफ पर्सन आया, ठीक है, एक कॉमन पर्पस के लिए वो बैठा, ठीक है। अब वो पर्पस क्या है, वो बिजनेस का पर्पस हो सकता है, स्पोर्ट्स का पर्पस हो सकता है, चैरिटी का हो सकता है, रिसर्च का हो सकता है, एक्सेट्रा, कोई भी पर्पस हो सकता है, ठीक है। तो ऐसे में उसको कंपनी बोलेंगे। क्या इंडिया में उसको कंपनी बोलेंगे? लीगली तौर पर नहीं। क्यों? इंडिया में लीगली तौर पर कंपनी किसी चीज को तभी बोलेंगे जब वो रजिस्टर्ड होगी किसके अंदर, कंपनीज एक्ट के अंदर, ठीक है। तो अगला पॉइंट यही कहता है, बट कंपनी मस्ट बी रजिस्टर्ड और इनकॉर्पोरेटेड अंडर द कंपनीज एक्ट। इनकॉर्पोरेटेड वर्ड और रजिस्टर्ड वर्ड में कंफ्यूज मत होना, बात सेम सी है, ठीक है। अब आ जाइए डेफिनेशन ऑफ कंपनी, जो भाई सेक्शन 2 क्लोज 20 है, सब क्लोज 20 है, वो बात कर रहा है किसकी, कंपनी की डेफिनेशन की। तो बड़ी अजीब सी डेफिनेशन है, लेकिन सिंपल वही कह रहा है, जो भी कंपनीज एक्ट के अंदर इनकॉर्पोरेटेड होगी कंपनी, उसको ही कंपनी कहा जाएगा। अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट और अंडर एनी प्रीवियस कंपनी लॉ, या फिर पुराने किसी कंपनी लॉ में इसके आने से पहले ही रजिस्टर्ड हो, तो भाई वहां भी इनकॉर्पोरेटेड हो, तो वहां पे भी इसको कंपनी माना जाएगा लीगल तौर पर। ये सेक्शन 20 क्लोज 20 सेक्शन 2 का क्लोज 20 क्या था, ये चीज समझ आ गई। अब फिर हमने पढ़े कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कंपनी, नेचर ऑफ कॉर्पोरेटेड फ्रॉम फॉर्म, ठीक है भाई। अब सबसे पहले हमने पढ़ा इनकॉर्पोरेटेड, यानी कि रजिस्टर्ड होना चाहिए एसोसिएशन जो है। उसके अंदर हमने सिंपल क्या क्या पॉइंट देखे कि भाई रजिस्टर्ड और इनकॉर्पोरेटेड होनी चाहिए, कंपनीज एक्ट के अंदर जरूरी है। अगर 50 मेंबर्स से ज्यादा का क्या क्या है, पार्टनरशिप फॉर्म है या फिर एसोसिएशन है, तो उस सूरत हाल में वो जो है रजिस्टर्ड होनी चाहिए कंपनी। अगर 50 से ज्यादा मेंबर है तो रजिस्टर्ड होना कंपलसरी है। लेकिन अगर कोई स्पेशल एक्ट आ रहा है बीच में, या फिर हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के बंदे हैं वो, तो ऐसे में वो कंपनीज एक्ट की बात एप्लीकेबल नहीं होंगी। उसके बाद आ जाइए आर्टिफिशियल पर्सन, जो कंपनी है उसको हम एक आर्टिफिशियल पर्सन कहते हैं, वो एक आर्टिफिशियल पर्सन, लीगल पर्सन, आर्टिफिशियल लीगल पर्सन। कैसे है वो, कंपनीज एंड आर्टिफिशियल लीगल पर्सन, ठीक है, क्योंकि ये क्रिएटेड बाय लॉ किया गया है एंड ओनली कैन डिसॉल्व इट। लॉ द्वारा ही इसको बनाया जा सकता है और लॉ द्वारा ही इसको डिसॉल्व करा जा सकता है। ये जो आर्टिफिशियल लीगल पर्सन, ये इनविजिबल है, इंटेंजिबल है, लॉ की आइज में ये एग्जिस्ट है, करता है, सारा आपको डॉक्यूमेंटेशन वगैरह का पता ही है। इट में सेल, इसको ये बेच भी सकता है और खरीद भी सकता है प्रॉपर्टी को, ठीक है। और ये कॉन्ट्रैक्ट में भी एंटर हो सकता है नेचुरल पर्सन के द्वारा, भाई जो साइन वाइन करेंगे वो डायरेक्टर करेंगे, वो आप मेरे जैसे नेचुरल पर्सन है। अब आ जाइए अगले में, इट कैन बी स्यूड और कैन बी स्यूड बाय अदर, इस पे भी केस हो सकता है, ये भी केस वगैरह कर सकता है कोई। इट मे बी फाइंड फॉर कॉन्ट्रावेंशन फॉर प्रोविजन ऑफ द कंपनीज एक्ट। भाई कंपनीज एक्ट के अगर किसी भी प्रोविजन में झोल झाल करोगे तो जाहिर सी बात है वहां से हमें उसको कंपनी को पनिशमेंट मिलेगी भी, फाइन वगैरह लगेगा, ठीक है। देयरफॉर ना तो ये भाई शादी कर सकता, डिवोर्स कर सकता, और ना ही इसको जेल भेजा जा सकता। आर्टिफिशियल लीगल पर्सन को आप जेल भेज ही नहीं सकते क्योंकि एग्जिस्टेंस में ही नहीं है लेकिन किसके, आई ऑफ लॉ में है। अब आ जाइए सेपरेट लीगल एंटिटी है, भाई मैंने बता दिया था कैसे है, कंपनी सेपरेट लीगल आइडेंटिटी है आइज ऑफ लॉ में। वो कैसे है, जो हमने केस पढ़े थे सैल्मन वर्सेस सैल्मन वाला और ली वर्सेस ली वाला, ये जो दो केस हमने पढ़े थे इसमें बता दिया कि भाई कैसे ये, जबकि सबसे ज्यादा शेयर इनके पास था लेकिन फिर भी ये एक सेपरेट लीगल एंटिटी कंपनी रही इनसे अलग हटके, ठीक है। इस पर सीयू वगैरह का हमने देख लिया था। अब आ जाइए परपेचुअल एग्जिस्टेंस, परपेचुअल परमानेंट एग्जिस्टेंस है कंपनी का। वही है डायरेक्टर, भाई कोई मर गया, इंसॉल्वेंट हो गया या कुछ भी हो गया तो कंपनी का एग्जिस्टेंस बना रहता है, ऐसा नहीं है कंपनी खत्म हो जाती है। क्रिएटेड बाय लॉ है और इसको खत्म भी बाय लॉ ही किया जाएगा, कोई पर्सन कहीं कर सकता। मेंबर सारे जा रहे हैं वो कोई मैटर नहीं करता, कंपनी रहेगी। ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स का मैंने बता दिया, पब्लिक लिमिटेड में आप फ्री हो कितने भी शेयर वगैरह ट्रांसफर करो, लेकिन प्राइवेट में भी आप कर सकते हो, लेकिन कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं। कॉमन सील का कॉन्सेप्ट हमने देख लिया कि भैया कॉमन सील का कॉन्सेप्ट
क्या है कि भैया एक सिग्नेचर होते हैं, ठीक है, वो अगर लेकिन ऑप्शनल है, अगर वो चाहे कंपनी रख सकते हैं, उससे यही होता है कि टाइम वगैरह बचता है, अपना सील मारा, अपना टेंशन फ्री रहो। लेकिन अगर वैसे है तो 2 डायरेक्टर्स या डायरेक्टर्स या फिर कंपनी सेक्रेटरी होना चाहिए, लेकिन कंपनी सेक्रेटरी ऐसे नहीं किसी को भी कर दिया, अपॉइंटेड वेयर कंपनी हैज अपॉइंटेड, कंपनी ने ही उसको अपॉइंट कराओ तब कुछ बेनिफिट है, ठीक है। तो भाई आज की क्लास में यही था, होपफुली आप लोगों को समझ आ गया होगा। अगर कोई चीज समझ नहीं आई, कहीं भी कोई दिक्कत आई, कमेंट सेक्शन में मेंशन करो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो ना, वीडियो कैसी लगी कमेंट कर दो ना, ठीक है। तो मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।